आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज क्वालिटी, हाउ टू मैनेज क्वालिटी इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड हाउ टू कंट्रोल क्वालिटी इट्स टूल्स. So hello guys, welcome to the CMA finalist. Myself Jyoti. Let's start with quality. Quality is that characteristics or combination of characteristics that distinguishes one article from the other or from one service provider to another service provider. Means quality क्या है? Quality एक characteristics का combination है. जो भी manufacturer हमें article provide करता है, product provide करता है या फिर service provider है वो service provide करता है, तो वो जो अपनी प्रोडक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व करते हैं उन सभी को मिला करके हम क्या बनाते हैं? क्वालिटी बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये क्या होती हैं? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स that determine the quality of an article may include such elements as design, size, material, chemical composition, mechanical functioning, electrical properties, workmanship, finish and appearance. तो ये सब मिलकर के क्या होता है? ये सारी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इनको हम डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसी साइज रखेंगे, कैसे हम मटेरियल को यूज करेंगे, किस टाइप का मटेरियल होगा हमारा, कहाँ से हम इसको परचेज करेंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिल सके. तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हर एक करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें फोकस करना होता है और उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं. मतलब इन टोटेलिटी ऑफ फीचर्स क्वालिटी वो है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखती है ना. तो इन करेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि एरिस्टोटल ने बोला है, क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट. तो क्वालिटी को हम एज अ एक्ट नहीं फॉलो कर सकते. जैसे कि हमने साइज बनाया है उसका कि हमें कितना साइज रखना है, वो हम उस पे हम पूरा फोकस लगा रहे हैं कि हाँ हमें इतना साइज चाहिए. डिजाइन बना रहे हैं तो हाँ हमें इस टाइप का डिजाइन चाहिए, मटेरियल हमें इस टाइप का चाहिए, केमिकल कंपोजिशन कैसी रहेगी हमारी, कितना मतलब रेशियो क्या रहेगा उसका, उन सब पर हम काफी फोकस कर रहे हैं या फिर किसी भी एक या दो मटेरियल पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट. हम किसी एक एक्ट पर स्पेसिफिकली उसको नहीं अप्लाई कर सकते. इट इज अ हैबिट. इसको हमें अपने पूरे वर्क एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा. हर एक एक्ट पर हमें इसे यूज करना पड़ेगा, तभी वो हमारी एक हैबिट बनती है. उसे हम एज अ एक्ट कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हमें उसे एक हैबिट बनाना होता है. क्वालिटी इज अ जीरो डिफेक्ट. क्वालिटी वो होती है जिसमें जीरो डिफेक्ट्स होते हैं. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी इज इक्वल टू गुड प्लेयर बोला जाता है मार्केट में. अब कैडबरी तो सबने सुना ही हुआ है. उसका बॉर्नवीटा जो आता है बच्चों के लिए, जो बॉर्नवीटा आता है जो हम दूध में डाल करके पीते हैं, तो उसका आपने लेबल पढ़ा होगा. उसके फ्रंट पे ही लिखा होता था स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स, एक्टिव ब्रेन. अगर आप ये चीजें लोगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे. और उनके इंग्रेडिएंट्स हैं उन पर कोई फोकस करता ही नहीं है, वो तो सभी को पता है. हम क्या करते हैं? सिर्फ मेन जो लेबल पे लिखा होता है हम उसको देख के सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ये अच्छा है हमारे बच्चे के लिए, हम ये ले लेते हैं. तो अभी क्या किया उन लोगों ने, जब से कोरोना आया है तब उसके बाद उन्होंने उसके अंदर इम्यून सिस्टम और ऐड कर दिया, जबकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है. वो सेम है, एज इट इज है जैसे पहले थे. तो इसके ऊपर अभी काफी केस चला हुआ है इस चीज के ऊपर भी. और जबकि वो क्या दावे करते हैं कि ये न्यूट्रिशन क्या है, ये एक न्यूट्रिशन ड्रिंक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. ये इसको हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेच रही हैं. हेल्थ ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं है ये. हाँ आप वैसे ले सकते हो इसको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्या, इसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है. और इसमें एडिक्टिव फ्लेवर्स भी होते हैं. और जबकि वो वादे क्या कर रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और स्ट्रॉन्ग बोन्स हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स हो जाएंगी, एक्टिव ब्रेन हो जाएगा. तो वो सब क्या है? हमें अपनी क्वालिटी के अंदर वो चीजें नहीं रखनी है कि जो हम बोल रहे हैं वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज नॉट अ क्वालिटी. नेक्स्ट इज डेफिनेशंस ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी की काफी सारी डेफिनेशंस हैं. फिटनेस फॉर यूज और पर्पस, टू डू अ राइट थिंग एट फर्स्ट टाइम, टू डू अ राइट थिंग एट राइट टाइम, फाइंड एंड नो व्हाट कंज्यूमर वांट्स. इन सबको हम देखते हैं, जो हमारी बुक में हमें डेफिनेशन दी गई है हम उनको देखते हैं. चलिए, फर्स्ट इज conformance to specifications. Conformance to specification measures how well the product or service meets the target and tolerance
determined by its designer। मीन्स इसमें क्या होता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के टारगेट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, कैसे उन टारगेट्स को हम डिजाइन कर रहे हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया गया है कि कोई भी डिजाइनर इंजीनियर है, वो एक मशीन के पार्ट्स को स्पेसिफाइड करता है कि वो 3+0.05 इंचेस तक रहेंगे। मीन्स उसके कहने का मतलब क्या है कि हम 3 इंच का टारगेट रखेंगे, हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है 3, बट उसके अंदर कुछ वेरिएंस आ सकते हैं। मीन्स ऊपर नीचे वो जा सकता है, वो है 0.05, उससे नीचे या फिर उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। मीन्स वो 2.95 और 3.05 के बीच में ही वेरी करेगा। दैट इज द स्टैंडर्ड। हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये चीजें हैं जो 3+0.05 वेरिएंस के बीच तक रहेंगी, तो वो क्या हुआ, स्पेसिफिकेशन कर दिया हमने। और कन्फर्मेंस क्या है, जब हम उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं कि हाँ हम सेम टाइप का जो लेवल है या फिर जो भी स्टैंडर्ड है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिटनेस फॉर यूज। फिटनेस फॉर यूज फोकस ऑन हाउ वेल द प्रोडक्ट परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन और यूज। फिटनेस फॉर यूज में क्या है कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या वो हमारे यूजेबल है, क्या वो हमारे यूज के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है, और जो हमें उससे चाहिए क्या वो उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब बेसिकली क्या है कि वो फ्री ऑफ डिफिशियंसी होना चाहिए, जो हमें चाहिए वो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि जीप है और मर्सिडीज है, दोनों क्या करते हैं, दोनों से ही हम ट्रेवलिंग कर सकते हैं, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया है। बट अगर हम कहें कि हमारा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, फिर हम देखें कि हमें क्या लेना चाहिए, तो फिर हमारे लिए फिटनेस फॉर यूज क्या रहेगा, जीप रहेगा ऑब्वियसली। क्योंकि जीप क्या होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑन माउंटेन रोड्स एंड कैरिंग फिशिंग गियर, ये सब किस कौन कर सकता है, जीप ज्यादा अच्छे से कर सकती है। तो हमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं देखना है कि हाँ मर्सिडीज भी अच्छी गाड़ी है तो हम वो ले लेते हैं, बट हमें देखना है कि हाँ क्या वो हमारा फिट टू यूज है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज ऑल्सो द क्वालिटी। क्योंकि इसमें वैसे तो ये भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, बट हमारे लिए कौन क्वालिटी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है जी। नेक्स्ट इज वैल्यू फॉर प्राइस पेड। वैल्यू फॉर प्राइस पेड is a definition of quality that consumers often use for product or service usefulness। सॉरी, वैल्यू फॉर प्राइस पेड समझने से पहले हमें देखना होगा कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू तो वैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी ही होती है, बट फिर भी मैं आपको याद दिलवा देती हूँ कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू इज द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस फॉर ए कस्टमर, है ना। यूटिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, जो भी गुड्स और सर्विस है, जो भी हमें उससे यूटिलिटी मिलती है उसको वैल्यू बोलते हैं। इसको हमने इकोनॉमिक्स में अच्छे से देखा हुआ है। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस क्या होता है, प्राइस है अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी एक्सचेंज, है ना। प्राइस क्या होता है, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी एक्सचेंज। लाइक जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एप्पल है, एप्पल को हमें एप्पल का प्राइस क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 20 रुपीज, वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू हो गई। तो वैल्यू फॉर प्राइस पेड इज डिफाइंड a definition of quality that consumers often use for product or service usefulness। अब देखते हैं वैल्यू फॉर प्राइस पेड। अब जैसे कि इसने एग्जांपल लिया है कि दो क्लासेस है, दो सेमिनार्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक सेमिनार के लिए वो कम अ, पैसा यूज कर रहे हैं और दूसरे सेमिनार के लिए वो ज्यादा चार्ज यूज कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट से वो जो चार्ज ले रहे हैं दोनों सेमिनार्स के लिए, सेम क्लास है, वो सेम क्वालिटी की क्लास है, बट वो डिफरेंट कॉलेजेस में हो रही है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं वैल्यू फॉर प्राइस पे। अब सेम सेमिनार के लिए सिर्फ अलग अलग जगह पर वो हो रहा है, अलग अलग कॉलेजेस में वो प्रोवाइड किया जा रहा है, बट उसको प्रोवाइड करने वाला जो प्रोफेसर है वो सेम है, उसकी क्वालिटी वो सेम प्रोवाइड कर रहा है, बट दोनों ही कॉलेजेस में चार्ज क्या है, अलग अलग है। तो जो बंदा जहाँ जब कोई स्टूडेंट कम प्राइस पर सेम लेक्चर को लेता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, वैल्यू फॉर प्राइस पर उसके लिए ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। वो प्राइस जो उसने उस स्पेसिफिक लेक्चर के लिए प्रोवाइड किया है, वो उसको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ओके।
Next is sports services. Sports services means sports services provided are often how the quality of product or service is judged. Quality does not apply only to the product or service itself. तो स्पोर्ट्स सर्विसेज में क्या है, मेनली फॉर प्रोडक्ट और सर्विस हम क्वालिटी को देखते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कैसी होनी चाहिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स में हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट स्पोर्ट्स सर्विसेज में क्या देखा जाता है कि सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस को ही जज नहीं करना है हमें क्वालिटी के लिए, बल्कि वो भी देखना है कि उसके साथ साथ हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो भी हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी है, द क्वालिटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज जज्ड नॉट ओनली बाय द क्वालिटी ऑफ स्टाफ एंड कोर्स ऑफरिंग्स। मतलब सिर्फ हम स्टाफ और जो हमें कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग उन सब चीजों से हम उसको नहीं देख सकते कि हमें क्वालिटी अच्छी मिल रही है या नहीं, बल्कि उसके पेपर वर्क की जो प्रोसेस होती है उसको भी देखना पड़ता है कि वो कितनी एक्यूरेट और इफिशिएंसी से फॉलो कर रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हम कहीं पर एडमिशन लेते हैं, हमने उसमें एडमिशन लिया, एडमिशन की प्रोसेस काफी इजी थी, हमें अच्छा लगा, हाँ भी काफी इजी प्रोसेस है। बट उसकी जब क्लासेस शुरू हुई, कोर्स की क्लासेस शुरू हुई, उन लोगों ने 2-3 मंथ्स का गैप कर दिया उसके बीच में। हमें था कि हमने एडमिशन लिया है उसके बाद जस्ट विद इन अ वीक हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है। 3 to 4 मंथ्स के बाद क्या होता है, हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। देन फिर हम सोचते हैं कि चलो इट्स ओके, हमें अच्छी क्या मिल जाती है, क्वालिटी की स्टाफ मिल जाता है, क्वालिटी कोर्स मिल जाता है, तो हम उससे खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम के लिए फिर वो पोस्टपोन कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हो रहा है एग्जाम आपका। अब हमने क्लासेस ले ली हैं, क्लासेस के 6 मंथ के बाद, 6 मंथ्स के बाद अगर वो आपका एग्जाम ले रहे हैं तो दैट इज नॉट अ वैल्यू फॉर अस, है ना। अगर हम इतने टाइम बाद उसकी फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं इतनी कॉन्टिन्यूअसली, अगर वो इतना लेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसका पेपर वर्क है, जो प्रोसेस है वो अच्छी नहीं है, वो इफिशिएंट नहीं है। अब मान लो उन्होंने एग्जाम ले भी लिया, फिर वो उसके बाद रिजल्ट नहीं ऑफर कर रहे हैं आपको, उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं वो लोग, तो क्या होगा। हमें स्टाफ, जो हमारा प्रोफेसर वाला स्टाफ होता है या फिर कोर्स का स्टाफ है, वो हमें अच्छा मिला, कोर्स भी हमें अच्छा ऑफर किया गया, बट जो एक्यूरेसी होनी चाहिए थी प्रोसेसिंग ऑफ पेपर वर्क में और जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली, तो क्या होगा, ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा वो अच्छा नहीं जाएगा। तो स्पोर्ट्स सर्विसेज पर भी ज्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया. Psychological criteria is a subjective definition that focuses on the judgmental evaluation of what constitutes product or service qualities. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन है जो किसके ऊपर फोकस करती है, जजमेंटल इवैल्यूएशन पर। इसको हम ना एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अभी काफी हाल ही में श्रिंकफ्लेशन चला हुआ है, आप लोगों ने शायद ये टर्म ना भी सुनी हो और सुनी भी हो सकता है कि आप ज्यादा अप टू डेट रहते हो, है ना। तो श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन एक ऐसी टेक्निक आ गई है मार्केट में जिससे साइकोलॉजिकली जो कंज्यूमर है उनको ये दिखाया जाता है कि हम सेम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मीन्स क्वालिटी वो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो घपला या घोल कर रहे होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया के अंदर आता है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसका विम आता था, विम आता था फेब में 10 रुपए का 155 ग्राम आता था, और अभी मई में क्या हो गया है, मई में जाकर के वो हो गया 10 रुपए का 135 ग्राम। तो ये क्या कर रहे हैं, श्रिंकफ्लेशन कर रहे हैं। वो अपना प्राइस कम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी क्वालिटी भी कम नहीं कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दे रहे हैं। जैसे कि एक और लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम की आलू भुजिया आती है, सबने खाई होगी मेरे ख्याल से, मैं तो खाई है भाई। तो फेब में उसका प्राइस था 10 रुपए 55 ग्राम, 10 रुपए में वो 55 ग्राम आती थी। अब क्या है, पैकेट सेम है उनका, पैकेट सेम है हल्दीराम का, चीज भी वही है, क्वालिटी भी एग्जैक्ट सेम, बट क्या कर दिया, 10 रुपए में 42 ग्राम देना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो वो क्या हो गया, श्रिंकफ्लेशन यूज करना शुरू कर दिया है अब मार्केट में। तो ये चीजें क्या करती है,
ये सब साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया के अंदर आती हैं, बट वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, वो प्राइस को भी मेंटेन रखते हैं कि कंज्यूमर के दिमाग में रहे कि हाँ प्राइस तो सेम है, हमें सेम प्राइस पर सेम चीज अभी तक मिल रही है इतने लंबे टाइम तक। मतलब जिसमें कि हमारा इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, उसमें जो हमारी लेबर है, जो भी मशीनरी वगैरह है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगते हैं वो सब बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सेम चीज मिल रही है 10 रुपए में। बट हम कोई लेबल पे ये पड़ता ही नहीं है कि उसकी क्वांटिटी क्या है ना। सो नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लू और येलो को मैंने हाईलाइट किया है, जो पॉइंट्स ब्लू में हाईलाइट किए गए हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग के, और जो येलो में है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनको एक साथ लेकर के चलूं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के पॉइंट्स को, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डिफाइनिंग क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सर्विसेज। Manufacturing organization produce a tangible product that can be seen, touched or directly measured. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो सर्विसेज से डिफरेंट है, ऑब्वियसली सर्विसेज से तो डिफरेंस है ही। मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, मीन्स उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हम उनको। बट जो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो produces a product that is intangible, वो intangible होती है। usually the complete product cannot be seen or touched। हम पूरी प्रोडक्ट को ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें इंटेंजिबल होते हैं। देन द मोस्ट कॉमन क्वालिटी डेफिनेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इज कॉन्फॉर्मेंस, विच इज द डिग्री, मतलब क्वालिटी कैसे होती है इसमें प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में प्रीसेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम अचीव करते हैं, लेकिन इसमें प्रीसेट स्टैंडर्ड्स नहीं होती हैं, ये एक्सपीरियंस बेस पे होती है। इसके ये हाईली सब्जेक्टिव होती है, इसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करते हैं। इसके लिए हम रेटिंग भी दे सकते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए, बट सर्विसेज के लिए हम इतना ज्यादा रेटिंग भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो हम मेजर नहीं कर पाते एक्चुअली। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट टेंजिबल है और ये इंटेंजिबल है। प्रोडक्ट इम्पेरिशेबल होता है, मीन्स वो ड्यूरेबल होता है, वो लंबे टाइम तक चल सकता है, जबकि ये नहीं चल सकती सर्विसेज। सर्विसेज कैसे नहीं चल सकती, क्योंकि अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, ये थोड़ी देर बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर आप मान लीजिए आप कोई और लेक्चर देखते हो या मेरा लेक्चर देखते हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उन्होंने कुछ और क्राइटेरियाज उठाए होते हैं, मैंने कुछ और उठाए हैं, मैंने किसी और बुक को रेफर किया, वो किसी और को करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है ना, हमारी क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग होते रहते हैं। सर्विस के कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं होते, जबकि इसमें प्रीसेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम कार बना रहे हैं, कार तो सेम ही होगी। अब जैसे कि मैंने लेक्चर की बात कही, हम एक लेक्चर देखते हैं दूसरा देखते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। हर टाइम आप सेम लेक्चर नहीं देख सकते। अब मैं ही इस टॉपिक पर अगर दोबारा वीडियो बनाऊं तो सेम, मैं बिल्कुल भी सेम लेक्चर दोबारा नहीं दे सकती, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। हो सकता है मेरा मूड उस टाइम कैसा हो, या फिर उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ और एग्जाम्पल आ रहा हो, तो क्या होता है कि वो प्रीसेट नहीं हो सकती सर्विस कभी भी। जबकि क्या होता है कि ये प्रीसेट होता है, जैसे हमें कार ब्रांड था उसके लिए जो जो हमें स्टैंडर्ड्स चाहिए प्रीसेट होते हैं, वो तो मतलब हम उसी को फॉलो करेंगे। इसमें प्रोडक्ट में क्या होता है, ये होमोजीनियस होता है नेचर में, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, है ना। इसको हम मेजर कर सकते हैं, बट क्वालिटी को हम, सर्विस को हम कैसे मेजर करेंगे, सर्विस को हम मेजर नहीं कर सकते। हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। टाइम में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम अ कस्टमर हैज टू वेट फॉर द सर्विस, मीन्स कितना टाइम हम वेट करवा सकते हैं सर। जैसे हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, मैक्सिमम क्या होता है 10 to 15 मिनट्स नॉर्मली होती है हम वेट करने की, बट अगर उससे ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं, तो वो टाइम के ऊपर होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें इसमें उसी टाइम पर वो चीज हमें मिल जाती है, और इसमें हमें क्या होता है, ओनरशिप भी मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हमें क्या हो जाता है,
ओनरशिप मिल जाती है, बट सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता, ओनरशिप वगैरह कुछ नहीं होती, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है और हम उसको दोबारा यूज भी नहीं कर पाते हैं। जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी, जो प्रोड्यूसर है उससे सेपरेट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे प्रोड्यूस किसी ने किया है, बेच कोई और रहा है, उसको खरीद के हो सकता है कि कोई रिटेलर हो या फिर जैसे अमेजोन वगैरह पे मिलते हैं, तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते। बट जब हमें कोई सर्विस लेनी होती है तो हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। जैसे जैसे हमें रेस्टोरेंट पे जाना है या फिर हमें हॉस्पिटल जाना है, कोई भी सर्विस लेनी है, तो वो क्या होता है, हम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उस चीज से। आपको पता होगा ना कि मार्केटिंग में क्या, हम जो मैन्युफैक्चरिंग में जो मार्केटिंग यूज करते हैं उसमें 4 Ps होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। जबकि जो सर्विस के अंदर जो मार्केटिंग होती है उसमें कौन कौन इंक्लूड होता है: पीपल, प्रोसेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें आती हैं। ये सब हमने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपको याद दिलवाया इनको। आप इसमें ये भी चीजें ऐड कर सकते हैं, और ओनरशिप वाली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बट सर्विस में ऐसा नहीं होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो दोनों के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्वालिटी भी अलग अलग होती है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग ही होते हैं। तो ये था डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? Quality management is defined as coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality। जो ये जो हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं, ये हमने ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में पढ़े थे। ये तो आई होप ये सबको आते होंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, ये उन सभी एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, एक क्वालिटी को कंट्रोल करती है। मतलब जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन्हीं को फॉलो करके, जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इन्हीं को फॉलो करके हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी क्वालिटी को मैनेज करते हैं। मतलब हमें उस प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी तो ऐड करनी ही पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड होता है कि यहाँ तक होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ वोल्यूशंस आए हैं 16 और 70s में, 60s और 70s में कुछ एवोल्यूशंस आए हैं। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स यू विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ द वे दिस evolution started from the activity or process of inspection। इवोल्यूशन सबसे पहले इंस्पेक्शन से स्टार्ट हुआ था। इन सबसे पहले इंस्पेक्शन आया था। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो भी सारी एक्टिविटी होती है उनको मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, हमने प्रोडक्ट को बनाया है, जैसे कि हम बना रहे हैं, मान लीजिए हम गाड़ी की बना रहे हैं, गाड़ी बनाई हमने पूरी की पूरी। उसमें हमने लास्ट में चेक किया कि अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिटी है जो होनी चाहिए थी और अभी है या नहीं है अभी। जैसे कि बैठने के लिए सीट है, वो आगे पीछे कर सकते हैं हम, क्या वो हमारे लिए कंफर्टेबल है बैठने में? जो इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं, क्या वो स्मूथ, जो म्यूजिक की वॉइस है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं? जो हमने व्हीकल में जो भी मटेरियल यूज किया है, क्या वो कंफर्टेबल है? तो वो सारी चीजें इंस्पेक्शन में क्या होती हैं, वो टेस्ट की जाती हैं बाद में, जब हम प्रोडक्ट बना चुके होते हैं उसके बाद हम उनको टेस्ट करते हैं। और जो हमारी डिफेक्टिव चीजें आती हैं, जो वेस्ट मटेरियल जब हमारा होता है, उनको हम सेकेंड प्रोडक्ट के उसमें बेचते हैं, जो कि लोअर प्राइस पर हम बेचते हैं। इंस्पेक्शन क्या होता है, ये एक डिटेक्शन होता है। क्या डिटेक्ट करता है? ये एरर को डिटेक्ट करता है, उसको रेक्टिफाई करता है, फिर हम डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो हमारी सैलरीज आती है उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में हम सेकेंड हैंड बेच देते हैं, मतलब कुछ प्राइस कम लेकर के हम उसको आगे हैंड ओवर कर देते हैं। बट इंस्पेक्शन में सबसे बड़ी मेन चीज क्या थी कि हम प्रोडक्ट को बनने के बाद मेजर करते थे उसकी क्वालिटी को। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट लोड लेके आते थे उसमें चेंजेस करते थे फिर हम उसके अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता था, हमारा एक लोड था जो उसमें काफी डिफेक्टिव चीजें मिलती थी, तो उसको आगे इंस्पेक्शन को हमने इवोल्यूट किया क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। इंस्पेक्शन के बाद आया क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या था? क्वालिटी कंट्रोल में बी डिफाइंड एज ऑपरेशनल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी। जो भी हमारी ऑपरेशनल टेक्निक्स थी या एक्टिविटीज थी, उनकी जो क्वालिटी, जो हमने उसमें ऑपरेशनल टेक्निक्स में या एक्टिविटीज में जो हम क्वालिटी डालते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में क्वालिटी कंट्रोल काफी हद तक हमारी हेल्प करता था।
हालांकि ये जो इंस्पेक्शन था जो उसी के ऊपर स्टडी करके उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके क्या आता था, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के आए थे हम, जिससे हम क्या कर सकते थे, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी, सबसे पहले हम क्या करते थे, अपनी प्रोसेस को डिफाइन करते थे। जो भी हमने एक किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए जो भी हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको पहले डिफाइन करते थे, फिर उसको हम मॉनिटर करते थे उस प्रोसेस को, और फिर उस पर कंट्रोल लगाते थे कि यहाँ कौन सी प्रोसेस में किस स्टेप पर हमें कंट्रोल करना चाहिए क्वालिटी का। ठीक है। उसमें मतलब क्या होता था, क्वालिटी कंट्रोल में हम बनाने से पहले उसको चेक कर रहे थे। इसमें क्या था, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे, प्रोडक्ट टेस्टिंग होती थी, प्रोसेस को डिफाइन किया जाता था, प्रोसेस की परफॉर्मेंस को देखा जाता था, और प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम टू टाइम उसमें कुछ न कुछ मतलब चेंजेस किए जाते थे, ताकि हम उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें अपने प्रोडक्ट को। तो वो क्वालिटी कंट्रोल में आता था वो सब। नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, eliminating non-conformance was the key to a better level of quality and assurance of quality. ये जो एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी है ये भी काफी हद तक सिमिलर है क्वालिटी कंट्रोल का, क्योंकि क्या है, ये सब एवोल्यूशन से आया है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर क्वालिटी कंट्रोल, देन क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या था, क्वालिटी एश्योरेंस में जो हमारे स्टैंडर्ड थे, आईएसओ स्टैंडर्ड थे, उनको हम स्ट्रिक्टली लागू करते थे इसके अंदर। इससे पहले हम उनको फॉलो नहीं करते। यहाँ पर आने के बाद वो आए हमारे पास, वो स्टैंडर्ड्स लागू हुए मार्केट में, देन उसको यूज करना शुरू किया गया। देन क्वालिटी एश्योरेंस की हमें जरूरत पड़ी। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या आता है, क्वालिटी कॉस्टिंग आएगी, क्वालिटी प्लानिंग हम करते हैं, उसमें कैसे पॉलिसी बनाते हैं, कैसे हम जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सोल्व कर सकते हैं, वो सब चीजें आती थी। तो क्वालिटी एश्योरेंस की जो एक्टिविटीज थी, उन एक्टिविटीज में हम प्रोसेस को हम एक चेकलिस्ट के द्वारा शो करते थे, कि हम एक चेकलिस्ट बना लेते थे और उसमें देखते थे कि हाँ ये चीजें हमने कंट्रोल की हैं, ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो किए हैं। तो हम इसमें क्या करते थे, चेकलिस्ट बनाते थे, प्रोसेस की स्टैंडर्ड्स बनाते थे, और प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन भी करते थे, और क्वालिटी को मेंटेन रखना और उसको इम्प्रूव करना, इन सब चीजों के लिए सर्वे भी करते थे और इंस्पेक्शन भी करते थे। तो जो क्वालिटी है वो एक प्रिवेंशन बेस्ड सिस्टम था, है ना, क्योंकि हम पहले ही उसको क्या कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे उस चीज को, चाहे वो डिजाइन में हो या फिर किसी और प्रोसेस में हो, साइज में हो, उसके फिनिशिंग में हो, मटेरियल में हो, जो भी चीज थी उसको हम पहले ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, जो कि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा इशू होता था, उसको हम क्वालिटी एश्योरेंस से पूरा कर पाते थे। ह्यूमन एरर जो होते थे उनको कम किया गया, सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया, जब जो हमारे आगे इश्यूज आते थे उनको डिटेक्ट किया गया, उनको सभी एरर्स के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चनेयर बनाते थे, उसके ऊपर डिस्कस करते थे, और जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता था उसी को हम अप्लाई करते थे अपनी उसमें चैन में। ऑल दोज प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्शन नेसेसरी टू प्रोवाइड एडिक्वेट कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोडक्ट और सर्विस विल सेटिस्फाई द गिवन रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी। यही है कि हम पहले प्लान करते थे, फिर सिस्टमेटिक एक्शंस लेते थे, और जिससे क्या होता था कि जैसे हमारे पास ब्लूप्रिंट एज ए लगा लीजिए, हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, तो उससे क्या होता था, हमारे पास कॉन्फिडेंस होता था एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए जो कि एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के बाद हमारे पास आया था टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट उसके बाद आया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काफी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, हम उसको हम अलग से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।